कॉमर्स। आज हम लोग कॉमर्स का डिस्कस करेंगे, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस। आप लोग के सामने स्क्रीन आ रहा है ना? स्क्रीन आ रहा है? हाँ बताओ ई बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज ई बिजनेस? ई बिजनेस से आप लोग क्या समझते हो? ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी वो बिजनेस जिसमें कोई फिजिकल प्रेजेंस यानी बायर को और सेलर को सामने सामने नहीं रहना पड़ता है। यानी जो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली कैरी ऑन होता है उसको बोलते हैं ई बिजनेस। जैसे अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, वाया इंटरनेट, तो उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? ई बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे अपने अमेजन में ऑर्डर करते हैं तो वो कौन सा बिजनेस हो गया? ई बिजनेस। बताओ तो अगर आप यहाँ से कोई नीचे सामान लेने जाओगे तो वो ई बिजनेस है या ट्रेडिशनल बिजनेस है? ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लेकिन अगर आप बिजनेस है। अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दोगे तो डेट इज ई बिजनेस, ठीक है। हाँ तो देखो ई बिजनेस का डेफिनेशन क्या लिखा, ध्यान से देखना। ई बिजनेस इज द, तुम लोग चाहो वहां पे अपने स्क्रीन पे जूम भी कर सकते हो। ई बिजनेस इज द लिखना भी है। कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस ऑन द इंटरनेट, not only between buying and selling, not only buying and selling, but also servicing the customer। एक चीज बताओ ना, हम लोग यहाँ पे बाय सेल कर रहे हैं क्या? मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, वो बाय सेल है क्या? नहीं है ना। मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, नहीं। मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। तो इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस भी प्रोवाइड होता है, राइट। अगर आप जिस दिन मेरे लॉकडाउन खुल जाएगा सेंटर में आके पढ़ना चालू कर दोगे, वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा या फिजिकली होगा? फिजिकली होगा। बट फिजिकली। अभी जो हम लोग कर रहे हैं डेट इज इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो हाँ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के बिजनेस को क्या बोलते हैं? ई बिजनेस। एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, क्या क्या एग्जाम्पल दिया है स्क्रीन पे आपके? अमेजन Amazon, फ्लिपकार्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट एंड फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। स्नैपडील। इसके अलावा भी स्नैपडील। बहुत सारा होता है, ये लिमिटेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऊपर कीजिए ना, ऊपर कीजिए ना, लिख ठीक लेता है, डेफिनेशन। क्या बोल रहे हो कनिष्क? ऊपर कीजिए ना, डेफिनेशन लिख लेता है। आवाज नहीं आ रहा है। डेफिनेशन वो लिख लेता है, ऊपर है ना वहाँ पर। लिखने का नहीं है, मैं क्लास के बाद आपको पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है। चलो अब सुनना, ई बिजनेस क्या क्या टाइप्स का होता है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, C2C, B2C और B2B। सबसे पहले में जो राइट साइड में B2B दिख रहा है, ये वाला B2B। B2B है। तो इस हाँ। B2B का मतलब बताता हूं। B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या बोला, वापस बोलो। B2B का मतलब बिजनेस टू होता है, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या होता है? सुनना, जो ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन के बीच में होता है ना, उसको B2B बोलते हैं। क्या बोलते हैं? B2B मतलब जिसमें कोई कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप कोई अमेजन से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप तो कंज्यूमर हो ना, और वो वाले बिजनेस है, तो वो B2C है। बट B2B में क्या होता है? जहां पे दो बिजनेसमैन इन्वॉल्व है। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम क्या बता रहे हैं, सुनना। कोई होलसेलर अगर रिटेलर से कुछ ले रहा है ऑनलाइन, होलसेलर भी बिजनेस वाला है, रिटेलर भी क्या है? हाँ बिजनेस वाला। बिजनेस। बिजनेस। तो ये जो होलसेलर रिटेलर के बीच में हो रहा है या मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के बीच में हो रहा है, जो दो बिजनेस फर्म्स के बीच में हो रहा है ना, उसको कौन सा बिजनेस बोलते हैं? उसको बोलते हैं B2B। B2B बिजनेस। B2B। बस वो इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम। सपोज हम क्या बोले, कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। तो अगर परचेज डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट से बात करता है इलेक्ट्रॉनिकली या कोई ऑर्डर देता है, तो वो सारा का सारा कौन सा होगा? B2B होगा, B2B। क्योंकि एक बिजनेस के अंदर में ना हो रहा है। बट जब कोई कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट आ गया, जब आप कुछ खरीद रहे हो, हम कंज्यूमर्स कुछ खरीद रहे हैं, तो वो B2B नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा B2C। B2C। B2C मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ये देखो, ये बिजनेस और ये कंज्यूमर्स, ये देखो B2C। B2B हो गया, B2C में बाद में आएंगे। देखो B2B मतलब पहले समझो, इट स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में। और वो लोग क्या एक्सचेंज करते हैं? हो सकता है कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहा है, हो सकता है कोई सर्विस एक्सचेंज कर रहा है। बट ध्यान रखना, ये दो बिजनेस फर्म के बीच में ही होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, या होलसेलर रिटेलर के बीच में, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के बीच में।
तो ये हो गया B2B बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अभिजीत, जयंत, कनिष्क, मानसी, अंजलि, प्राची, रवि, शुभम, एवरीवन? यस सर। हाँ भैया। वेरी हाँ गुड। सर। अच्छा एक चीज एग्जांपल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताना तो। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ अपना स्टॉक बेच दिया। स्टॉक मतलब सामान भेजा। B2B है ना B2C है? B2B। B2B। द करेंट आंसर इज B2B। देखो रियल टाइम स्टॉक इन ट्रांजिट वगैरह, जो एक स्टॉक से इधर जा रहा है वो B2B है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स वगैरह अलीबाबा वगैरह। चलो अभी सुनना, B2C तो पता ही है तुम लोग को। इट स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर्स। और यहाँ पे गुड्स भी डिलीवर हो रहा है, सर्विस भी डिलीवर हो रहा है। किसको किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर को। B2C allows to be in touch with its customers around the clock। हमेशा बिजनेस वाले अपने कंज्यूमर से टच रह सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूं, रात को 2 बजे तुमको नॉर्मल दुकान खुला नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन दुकान खुला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यू कैन बी इन टच 24/7, 24 घंटा 7 का 7 दिन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। सर ई-कॉमर्स सिर्फ ऑनलाइन ही होता है डिक्रीजेस द सब? डिस्टेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ऑब्वियस सा बात है, समय जो है अब डिस्टेंस कम हो गया। इनफैक्ट तुम चाहो, तुम अमेजन से जो सामान मंगा रहे हो ना, कोई जरूरी थोड़ी वो कोलकाता का ही होगा। वो हो सकता है कहाँ का हो, मुंबई का हो, गोवा का हो, गुजरात का दिल्ली। हो, दिल्ली का हो। हाँ। तो कंज्यूमर्स के बीच में डिस्टेंस कम हो गया ना, वरना तुमको लेके आना पड़ता। अब वहां से सामान तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। तो इट डिक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। एंड लास्ट लाइन क्या लिखा हो देखो, कंज्यूमर कैन मेक देयर परचेज विदाउट एंटरिंग अ विच शॉप? विदाउट एंटरिंग अ ट्रेडिशनल शॉप। ट्रेडिशनल शॉप मतलब तुमको दुकान में जाने का जरूरत नहीं है। यू कैन प्लेस योर ऑर्डर ऑनलाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल अमेजन हो सकता है क्या? फ्लिपकार्ट हो सकता है क्या? हो सकता है हाँ। भाई, वहां पे वो लोग बिजनेसमैन और आप कौन हो? कंज्यूमर हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? यस सर। चलो अब सुनना, एक है C2C। C2C मतलब जहां सर। पे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान बेच रहा है। मतलब कोई बिजनेस इन्वॉल्व ही नहीं है, बिजनेसमैन वाले इन्वॉल्व ही नहीं है। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूं, OLX। OLX पता है आप लोगों को क्या? व्हाट इज OLX? हाँ। यहाँ हाँ पे भैया। सेकेंड हैंड गुड्स बेचा जाता है। बेचने वाला भी हाँ। कंज्यूमर, और तुम भी तो कंज्यूमर ही था ना। तुम्हारा उस चीज का बिजनेस थोड़ी है, धंधा थोड़ी था। बिजनेस था नहीं ना? नहीं। बिजनेस क्या होता है कि आप उस चीज का बिजनेस करो, आप सबको बेच रहे हो, बट यू वेर अ कंज्यूमर। और आप जिसको बेच रहे हो वो भी कौन है? कंज्यूमर। तो C2C मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली, OLX इलेक्ट्रॉनिकली होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है। तो C2C जहां पे दो कंज्यूमर्स का इन्वॉल्वमेंट है और जहां पे ट्रांजेक्शन डिजिटली हो रहा है, प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल है। एग्जाम्पल OLX वगैरह देखो, एब्रिविएशन फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स, दैट इज कॉमर्स विथ नो मिडल बिजनेस पीपल। कोई बिजनेस है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर हैज यूज द प्रोडक्ट, पोटेंशियल कस्टमर्स। एग्जाम्पल देखो, eBay है हो गया, क्यूकर पता है तुम लोग को क्या होता है क्यूकर? तो ये हाँ। सारा सेकेंड हैंड सेल गुड्स का ही है। समझा मेरा बात? OLX लिखा हुआ नहीं है, OLX भी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर एक B2B। चीज पूछ रहे हैं। हाँ कनिष्क बोलो। सर वो B2C में अगर समझ लीजिए कोई शॉप कोई है, समझ नीचे कोई शॉप का किसमें? दुकान है, उसको हम नीचे कोई शॉप है, ठीक है, हम हाँ उसको कॉल करके मतलब फोन से ही उसको हम बोला कि कुछ मेरा सामान लेके आओ और वो मेरे घर पे डिलीवरी कर दिया, तो ट्रेडिशनल, सही क्या होगा सर? ट्रेडिशनल बिल्कुल। वहां पे तुम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो नहीं ना? यहाँ पे अगर ऑनलाइन ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन हो रहा है नहीं ना? कहीं जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको इंटरनेट का यूज हो रहा है, हम्म, वो आपका ई बिजनेस में आएगा। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट, ठीक है कनिष्क? अच्छा। ओ। भैया चलो तब तो मतलब हम लोग जैसे नॉर्मल शॉप में जाते हैं, वहाँ पेटीएम या फोन पे से पे करते हैं। नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो वहां पे इंटरनेट नहीं है, वो ट्रेडिशनल ही हो गया ना। लेकिन पेमेंट तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली आपको हो रहा है। वेबसाइट्स खोलना पड़ रहा है, ठीक है, वो सारा ई बिजनेस हो गया। हाँ। ओ। जहां ठीक पे है। आप वेबसाइट्स के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है, वो सब सारा। क्विकर हो गया, OLX हो गया, C2C, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ठीक है।
जैसे मेक माई ट्रिप, ठीक है मेक भैया। माई ट्रिप पता है क्या होता है? हाँ सारा हाँ, ऑनलाइन टिकट बुकिंग बुक कर दिया ना, होता है। ऑनलाइन बुकिंग कर दिया। तुमको जाके हाँ भैया, रेलवे वो तो स्टेशन पे B2C है काउंटर, ना। हाँ B2C है, तो रेलवे स्टेशन में तुमको लाइन लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा ना। नहीं। तो ये सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा? ई बिजनेस हो जाएगा, ठीक है, जहां पे पूरा ट्रांजेक्शन तुम्हारा डिजिटली है। मैं अभी तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, वो तो पूरा ई है, ई बिजनेस ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ चलो, इंट्रा बी क्या होता है? इंट्रा मतलब होता है विद इन, बी मतलब बिजनेस। सो यहाँ पे इंट्रा बी मतलब होता है विद इन द बिजनेस, ठीक है, विद इन द बिजनेस। जो मैंने आपको एग्जांपल बिजनेस। बताया ना कि एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन दिया जा रहा है तो उसको बोला जाएगा इंट्रा बी कॉमर्स। क्या बोला जाएगा? इंट्रा बी कॉमर्स। जैसे परचेज डिपार्टमेंट से सेल डिपार्टमेंट में कुछ सामान जा रहा है, सेल डिपार्टमेंट से मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कुछ कांटेक्ट करना है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। क्या बोलते हैं? इंट्रा बी कॉमर्स। यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 3 देखो, they use internet for managing the interactions and dealing among the various department of the firm। आजकल बिजनेस में भी ना वो लोग इंटरनेट का जरूरत होता है ताकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर सके। इतना बड़ा बिजनेस है रिलायंस जैसा बड़ा बड़ा बिजनेस में ना, एक डिपार्टमेंट में दूसरा डिपार्टमेंट में ना सारा काम जो होता है मेल्स के थ्रू होता है, फैक्स के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है सारा। तो ये सारा इंट्रा बी कॉमर्स हो गया, ठीक है। उसके लिए एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का जरूरत होता है, वीपीएन बोलते हैं उसको, तो उसके थ्रू होता है। अभी सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक टर्म है एप्लीकेशंस ऑफ ई बिजनेस, ये तुम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेनिफिट्स में आ जाओ। बेनिफिट देखो क्या क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? इजी टू फॉर्म, उतना कोई झमेला नहीं है बिजनेस बनाने के लिए, तुमको कोई जगह लेने का जरूरत है टाइम नहीं है। टाइम बचाता है। इजी टू फॉर्म है, अपना प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डाल दो और वहां से कंज्यूमर्स इजीली तुम्हारे प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे। इजी टू फॉर्म है, कोई झमेला नहीं है, ठीक है। और ग्लोबल एक्सेस मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट दुनिया भर में देख पाएगा लोग। अगर तुम्हारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो पर्टिकुलर लोकेलिटी का लोग ही देख पाता ना, बट यहाँ पे ग्लोबल एक्सेस है। ग्लोबल एक्सेस मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड रीच, कोई भी तुम्हारे प्रोडक्ट को क्या कर सकता है? देख सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभिजीत, कनिष्क, मानसी, प्राची, अंजलि, जयंत, शुभम। हाँ। हाँ उसके सर। बाद एक पॉइंट है इजी एक्सेसिबिलिटी। इजी एक्सेसिबिलिटी मतलब वो लोग तुम्हारे जो तुम्हारे, अरे कौन स्क्रीन पे मार्क कर रहा है? काइंडली मत करो वरना मैं ना, देखो यहाँ से अगर पता चल गया ना आई स्कोल्ड यू, यहाँ से मैं चेक कर लूंगा कौन कर रहा है। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। करके दिखाओ तो, चेष्टा करो। इजी एक्सेसिबिलिटी मतलब प्रोडक्ट को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है इजीली। उसके बाद कंज्यूमर फ्रेंडली, प्रोडक्ट्स जो बहुत कंज्यूमर फ्रेंडली है, कंज्यूमर को पसंद आ रहे हैं। अमेजन के प्रोडक्ट्स, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स, ये सारे कंज्यूमर फ्रेंडली हैं। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है बोलो तो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमाइज प्रोडक्ट? कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमाइज? कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए। वेरी गुड मानसी। कस्टमाइज मतलब क्या होता है? थोड़ा चेंजेस करना, हर कस्टमर को उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स दे देना। वेरी गुड, उसको बोलते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। अगर मेरे को कुछ एडिशन चाहिए ना तो तुमको वो एडिशन में मिल जाएगा। तुम लोग अगर एक ऑनलाइन देखोगे ना, तुमको अगर एक बैग लेना उसमें 10 कलर तुमको मिल जाएगा। कुछ कोटेशन चाहिए टी शर्ट्स वगैरह में, टॉप्स वगैरह में, तुमको वो कोटेशन मिल जाएगा। तुम जो सर्च करेगा तुमको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसको बोलते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग को जो सर्च करना है। मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, क्या होगा? ट्रेडिशनल बिजनेस में जाओगे, वो तुमको बिल बना के देगा ना, और जब बिल बना के देगा तो पेपर वेस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। बट ऑनलाइन में बताओ तो, जब तुम पेमेंट करते हो तो उसका जो बिल आता है वो कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे? फोन पे। फोन पे मेल भी में। आ जाएगा, मेल आईडी दियो तो मेल पे भी आ जाएगा। तो पेपर का जरूरत हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ पे मूविंग टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, पेपर का जरूरत ही नहीं है। समझा मेरा बात? मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, जितना चीज इलेक्ट्रॉनिकली होगा ना पेपर उतना कम लगेगा, बट जितना फिजिकल चीज होगा ना उसमें पेपर ज्यादा लगेगा।
टाइम बचेगा, तुम्हारे आने जाने का समय नहीं लगेगा, बैठे बैठे ऑर्डर दे दो। और वाइड रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शंस। बताओ तो पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो? या तो पेमेंट बैंक से। कैश से, या फिर कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है, या फिर फोन पहले पे से से। पेमेंट कर दो, क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह, इतना सारा ऑप्शंस है। तो हम लोग के पास पेमेंट ऑप्शंस बहुत सारा है। समझा मेरा बात? क्लियर? तो ये सारा क्या है? बेनिफिट्स है। क्या है? बेनिफिट्स है। मेरे को बेनिफिट्स वापस बताओ सारा। कौन 5 बेनिफिट बोल पाएगा जल्दी से? 5 बेनिफिट बोले बोलो। बोले इजी टू फॉर्म, ग्लोबल लोकलाइजेशन, वेरी गुड। ग्लोबल एक्सेस, वेरी गुड। उसके बाद टाइम सेविंग, वेरी गुड। वाइड रेंज ऑफ ये पेमेंट, वाइड रेंज ऑफ पेमेंट, वाइड ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर फ्रेंडली, हाँ, कंज्यूमर फ्रेंडली, वेरी गुड। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, वेरी गुड अभिजीत, वेरी गुड, वेरी गुड। मूविंग टुवर्ड इजी पेपरलेस सोसाइटी। एकदम सही, वेरी गुड, क्या बात है। सारा पॉइंट्स ऑलमोस्ट आपने कवर कर दिया। चलो अभी सुनना, ई बिजनेस का कुछ कुछ लिमिटेशंस होता है। बताओ तो क्या क्या लिमिटेशंस हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अपने कॉमन सेंस से सोचो, क्या क्या दिक्कत होगा ई बिजनेस में? बताओ तो जल्दी, क्या क्या और रिस्क दिक्कत? हो सकता है। क्या रिस्क। मानसी बोल रहे रिस्क हो सकता है? रिस्क बिल्कुल हो सकता है। आज हम सपोज पेमेंट कर दिए, सामने वाला बोल रहा है पेमेंट नहीं मिला, अभी तक पेमेंट आया नहीं, तो पेमेंट का रिस्क हो सकता है। या फिर तुम पेमेंट कर दिए, तुम्हारे सर पास सामान नहीं आया, उसका भी रिस्क हो सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में सब रिस्क नहीं है। वेरी गुड मानसी। नेक्स्ट, सर प्रोडक्ट का सर वापस कनिष्क। सब प्रोडक्ट का जैसे कि हाँ, ऑनलाइन दिखा रहा है प्रोडक्ट कितना अच्छा है, फिर आप आया तो देखा खराब हुआ। वेरी गुड पॉइंट। प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन जैसा दिखाया था, क्वालिटी वेरी कर गया। समझा मेरा बात? तो ये होता भी है बहुत बार, ठीक है। आपको जैसा क्वालिटी बताया गया वैसा नहीं है। वेरी सर गुड। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी में मतलब टाइम लगता है बहुत, डिलीवरी वेरी में गुड। अगर लेट बहुत ज्यादा डिलेड डिलीवरी। करते हैं। डिलीवरी, डिलेड डिलीवरी मतलब समय, प्रोडक्ट आने में टाइम लग गया। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कोई पर्सनल टच नहीं है ना? क्या अंजलि, कौन बोल रहा है? प्राची। हाँ भैया, क्या नेट बोले? पे वो डिपेंड करता है ना। हाँ, ट्रेडिशनल में तो नेट का कोई जरूरत नहीं है, अगर इस पे नेटवर्क नहीं करेगा तो फिर हम लोग कुछ खरीद नहीं पाएंगे। बोल रहे नेटवर्क इशू, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैक ऑफ पर्सनल टच। आज हम किसी से खरीदे, अगर ट्रेडिशनल होता, मेरे को नहीं समझ में आता तो तुरंत हम उसको बोल देते ना। एक पर्सनल टच होता है। तुमको पता है ई बिजनेस में तुमको पता भी नहीं कि तुम्हारा सेलर कौन है, कौन बेच रहा है ना। उतना आसान नहीं है। एक प्रोडक्ट का 10 सेलर हो सकता है, बट यहाँ पे तुमको पता है इसी से खरीदा है। तो देखो तुम लोग बहुत सारा डिसएडवांटेज कवर किया। देखो, लैक ऑफ पर्सनल टच जो अभी बोले, लैक ऑफ सिक्योरिटी। आजकल पता है क्या हो रहा है, हैक वैक हो जाता है ना डेटा। सिक्योरिटी, टेक्निकल ड्रॉबैक जो प्राची बोली, इंटरनेट वगैरह का इश्यूज हो सकता है। एथिकल कॉर्नर्स, एथिकल मतलब क्या होता है ना, लीगल। तुमको पता है साइबर अटैक होता है, साइबर क्राइम होता है, ये सब पता है? साइबर अटैक होता है तुम्हारा। आजकल पता है, सुनने में आ रहा था जूम से ना, जूम जो यूज कर रहे हैं हम लोग, उससे डेटा जाने का चांसेस है कि तुम्हारा पर्सनल डेटा जो है ना वो किसी और के पास चला जाएगा। तो ऐसा होता नहीं, अभी तक तो केस नहीं आया, बट ये सब चीज को ना बोलते हैं साइबर क्राइम्स वगैरह, साइबर अटैक्स वगैरह। तो वो इलीगल है, और इलीगल का दूसरा नाम होता है अनएथिकल। तो ये लिमिटेशन है, कभी कभी अनएथिकल हैपनिंग हो जाता है बिजनेस में। हैकर्स लोग वगैरह गलत काम करते हैं। टेक्निकल नॉलेज, जिसको नेट यूज करना नहीं आता है, जिसको ऑर्डर प्लेस नहीं करना आता है, तो वो नहीं कर पाएगा। हाई रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, अगर पेमेंट कर दिए सामान नहीं आया। शिपमेंट डिले, जो कनिष्क बोला, भैया सामान तो मंगा लिए लेकिन 5 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा। पीपल्स रेजिस्टेंस, अभी भी देखना कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे नहीं भाई ई बिजनेस से मंगाना ही नहीं, हमको तो घर के नीचे सामान मंगाना है। मतलब पीपल ना, दे आर नॉट विलिंग टू एडॉप्ट टूवर्ड्स ई बिजनेस। वो लोग ट्रेडिशनल में ही रहना चाहते हैं, बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। क्या जयंत? ठीक बोल है, रहे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, एथिकल फॉलो आउट करने का जरूरत नहीं है। चलो, लेकिन अभी भी सुनना, लिमिटेशंस के कारण भी
क्या ई कॉमर्स फेमस है कि नहीं है? लोग ट्रांजेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो इसका ग्राफ देखो ना कितना ऊपर बढ़ रहा है, देख रहे हो ग्राफ? ये तुम लोग के लिए समझाने के लिए दिए थे। 1995, 2000, 2015, अभी देखो कितना बढ़ गया इसका ग्राफ, है ना? कितना करोड़ का सेल हो रहा है, देख रहे हो? वो करोड़ है। 2000 में, 5000 में देखो कितना कितना ज्यादा सेल्स हो रहा है इसका। तो डेटा ऊपर चलता ही जा रहा है। अच्छा अभी सुनना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का स्टेप्स क्या क्या होता है। सबसे पहले तुम लोग बताओ तो क्या क्या स्टेप्स होगा? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे वेबसाइट प्लेस खोलो, करोगे? जल्दी जल्दी, हाउ टू प्लेस एन ऑनलाइन वेबसाइट ट्रांजेक्शन, क्या क्या स्टेप्स होगा? सबसे पहले वेबसाइट वेबसाइट खोलेगा। सबसे पहले वेबसाइट खोल के अपना प्रोडक्ट चूज करोगे ना। उसके बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट चूज कर लेंगे। वेरी गुड, उसके बाद आगे पेमेंट बुक पहले बुक प्रोडक्ट चूज ऑर्डर करके करेंगे, स्पेसिफिकेशन ऑर्डर वगैरह करेंगे, लिख लोगे। आगे पेमेंट पेमेंट, पेमेंट करोगे और उसके बाद घर में आ जाएगा सामान। इसको देखो इतना स्टेप्स में, जो 3 स्टेप्स में कवर हो गया। देखो सबसे पहला फाइंडिंग एंड क्या लिखा हो, देखो फाइंडिंग एंड अप्रोप्रिएट एंड रिलायबल वेबसाइट, उसमें रजिस्टर कर दो, खुद को अपना आईडी बना लो, ब्राउज कर लो प्रोडक्ट एंड सेलेक्टिंग द डिजायर्ड वन, जो तुमको पसंद आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लो। लास्ट में प्रोसीडिंग टू द पेमेंट विंडो एंड चूज अ सुटेबल मोड ऑफ पेमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इजी था। तुम लोग सब ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तुम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। देखो ये फ्लिपकार्ट का बनाया हुआ है, इतना सारा प्रोडक्ट्स है फोन्स का, जो पसंद आए वो ले लेना। अच्छा क्या क्या मोड ऑफ डिलीवरी हो सकता है? सबसे पहला मैंने जो बताया, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन मतलब क्या डिलीवरी, हुआ, सामान तुम्हारे घर में आएगा उसके बाद ही तुम पैसा देगा, या चेक पेमेंट हाँ, होगा, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सीधा सामने वाले के एचडीएफसी बैंक में चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर डिजिटल कैश पेटीएम वगैरह से पेमेंट कर ही सकते हैं। तो ये सारा तुम्हारा क्या हो गया, पेमेंट ऑप्शंस हो गया। 5 ऑप्शन, क्या क्या बोलो तो? प्राची 5 ऑप्शन बोलो पेमेंट भैया का। प्राची, भैया हाँ प्राची, हेलो हाँ बोलो। भैया, आपकी उस लिमिटेशन के बाद में मेरा और अंजलि का सब कुछ स्किप हो गया। क्या? आप जो लिमिटेशंस नहीं पढ़ाए थे, हाँ उसके बाद में तो हमारा सब कुछ स्किप हो गया। लिमिटेशंस के बाद, हाँ लिमिटेशंस के बाद देखो ये था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का स्टेप्स है। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले एक वेबसाइट, अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्लेस करना है तो एक वेबसाइट खोलो अपना, जो मन पसंद है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उसमें अपना आईडी बना लो। उसके बाद प्रोडक्ट्स ब्राउज कर लो, डिलीवरी प्लेस कर दो, और लास्ट स्टेप क्या होगा ऑर्डर प्लेस करने का? लास्ट स्टेप प्रोडक्ट्स चूज कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? एड्रेस देंगे। पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? लास्ट में हाँ, करेंगे। ठीक है, मेरा कुछ लगता थोड़ी है वो जो मेरे से पैसा नहीं लेगा। प्रोसीडिंग टू द पेमेंट विंडो एंड चूजिंग अ सुटेबल मोड ऑफ पेमेंट। तो अगर स्टेप्स आएगा व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? 3 स्टेप्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट अंजलि, प्राची? ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ये स्टेप्स है कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शन दोगे। ऑनलाइन चीज खरीदना है, सबसे पहले वेबसाइट खोलो, वेबसाइट में प्रोडक्ट चूज करो और उसके बाद पेमेंट दे दो। अब पेमेंट का ये मेथड्स है, कौन कौन सा मेथड है पेमेंट का? सबसे पहला कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा चेक। अगर कैश ऑन डिलीवरी करोगे इसका मतलब क्या होता है कि आप पेमेंट तभी करोगे जब सामान आपके घर में आएगा। चेक मतलब थ्रू द चेक यू आर मेकिंग पेमेंट टू द सेलर। नेट बैंकिंग ट्रांसफर मतलब क्या हो रहा है, आपके एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में चला जाएगा, यानी आपके बैंक से पैसा कट जाएगा और सेलर के बैंक में पैसा चला जाएगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड हमको पता ही है। और डिजिटल कैश मतलब पेटीएम वगैरह, वो सारा से पेमेंट हो सकता है। अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट, तो ये 5 मोड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अभिजीत, जयंत, कनिष्क, मानसी, अंजलि, प्राची, शुभम। हाँ, अभी सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ई बिजनेस में ना बहुत सारा रिस्क है, उस रिस्क को थोड़ा सा एक बार देख लो। डेटा स्टोरेज रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क, और रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखो डेटा स्टोरेज रिस्क है। डेटा स्टोरेज रिस्क का मतलब क्या होता है, सुनना। तुम्हारा आजकल सारा का सारा डेटा कंप्यूटर में रहता है ना। जैसे एक एग्जांपल लो, मेरा जूम जिस आईडी से कनेक्टेड है, जीमेल आईडी से, उसी आईडी से
मेरा क्या कनेक्टेड है, पेटीएम कनेक्टेड होगा, उसी से मेरा अमेजन पे होगा, है ना। तो मेरा सारा का सारा डेटा ऑनलाइन आ गया ना। तो सारा का सारा डेटा जब ऑनलाइन है तो चांसेस है कि डेटा जो है सारा स्टोर हो गया उधर, तो रिस्क भी ज्यादा है ना, हैकिंग वगैरह का चांस। अगर जूम पे साइबर अटैक हुआ मेरे, तो जूम से जो आईडी कनेक्टेड है मेरे पेटीएम में कनेक्टेड है वो, तो चांस है कि पेटीएम का इंफॉर्मेशन उधर चला जाए। तो इसको बोलते हैं डेटा स्टोरेज रिस्क। क्या रिस्क? डेटा स्टोरेज रिस्क। आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिकली स्प्रेड होके रखा है, तो इसका रिस्क बहुत ज्यादा है। जो लोग हैकर्स वगैरह है ना, वो डेटा स्टोरेज रिस्क का लूप होल्स लेते हैं, उसका मजा लेते हैं और हैकिंग कर लेते हैं। बट हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है ट्रांजेक्शन रिस्क। ट्रांजेक्शन रिस्क मतलब क्या होता है, सुनो मेरा बात। सबसे पहले 3 तरह का रिस्क हो गया। ट्रांजेक्शन रिस्क मतलब डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। तुमको जो ऑर्डर प्लेस करना था, तुम गलती से कोई दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ये तुम्हारे पार्ट पे गलती है। या फिर तुमने जो ऑर्डर प्लेस किया वो सही था, उसने गलत दे दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो तुमने गलत दे दिया या उसने गलत दे दिया। समझा डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग का मतलब? अभिजीत, जयंत, कनिष्क, हाँ यस सर। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर गिविंग टेकिंग का मतलब क्या हुआ कि तुमको जो प्रोडक्ट चूज करना था तुम शायद गलत चूज कर लिया, हो ही सकता है यार, इंसान है। या फिर तुमने सही चूज किया, तुम्हारे घर पे गलत प्रोडक्ट आ गया। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। दूसरा डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, जो कनिष्क बोला सर डिलीवरी आने में टाइम लग सकता है, लगता ही है। लॉकडाउन में कितना कितना लेट से डिलीवरी आया है। और उसके बाद डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। पेमेंट मतलब क्या हो गया कि तुम बोल रहे पेमेंट हो गया, सामने वाला बोल रहा पेमेंट हुआ ही नहीं है। ये सब सारा इश्यूज आता है किसमें, कौन सा रिस्क में? ट्रांजेक्शन रिस्क में। किसमें? ट्रांजेक्शन रिस्क में। ट्रांजेक्शन बताओ ट्रांजेक्शन रिस्क में कौन कौन सा 3 तरह का रिस्क हो गया, जल्दी बोलो। सबसे पहला डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर। डाटा स्टोरेज रिस्क नहीं, ट्रांजेक्शन रिस्क पूछ रहा हूँ। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन रिस्क में 3 तरह का रिस्क हो गया, कौन कौन सा? डिफॉल्ट ऑन डिफॉल्ट ऑर्डर। ऑन ऑर्डरिंग Fault on ordering. ऑर्डरिंग, Fault यानी in तुमको ऑर्डर देने में गलत हो गया, उसको ऑर्डर डिफॉल्ट सप्लाई करने में गलत हो गया। दूसरा डिफॉल्ट Default ऑन in डिफॉल्ट ऑन delivery. डिलीवरी वेरी गुड। और तीसरा डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। Payment. डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। तो ये तीनों जो है वो हम लोग का ट्रांजेक्शन रिस्क आ गया। एक बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तुम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। अभी लास्ट पार्ट है इसका आउटसोर्सिंग। क्या पार्ट है? आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग का मतलब किसी को पता है क्या? बोलो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग बाहर का से मतलब सोर्स पता है लगाना। किसी को? व्हाट इज आउटसोर्सिंग? बताओ कोई को आउटसोर्सिंग का मतलब पता है तो व्हाट इज आउटसोर्सिंग? क्या होता है आउटसोर्सिंग का मतलब? पता है कि नहीं पता? बोलो। नहीं और पता? से लेना सामान। चलो मैं बता दूं, देखो यहाँ पे सुनना क्या होता है। आउटसोर्स का बाहर मतलब होता है अपना कुछ काम किसी और को दे देना। वापस बोलो। अपना काम, थोड़ा काम किसी और को दे देना। फॉर एग्जाम्पल किसी मैं और बोलो को मेरे दे देना। कपड़े का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? कपड़े का। तो मैं उस कपड़े के बिजनेस में ना किसी और को रख लिया, एक इंसान को, और वो मेरा थोड़ा काम हैंडल कर रहा है। मेन काम मैं ही हैंडल करता हूँ, कस्टमर को सेल मैं करता हूँ खुद, ठीक है, परचेज मैं करता हूँ। वो जो आदमी है वो क्या करेगा पता है? मेरा कपड़े का बिजनेस है, साड़ी वगैरह का, तो कोई कस्टमर आएगा, साड़ी खोलेगा, बिखरा देगा, वो क्या करेगा? उसको ठीक करके वापस ड्रॉअर में रख देगा। तो ये आप जो है अपना कुछ काम किसी और से करवा लेते हो ना, इसको बोलते हैं आउटसोर्स करना। क्या करना? आउटसोर्स करना। एक एग्जांपल देते हैं, हम सुनना हम क्या बोल रहे हैं। हम क्या क्या सब्जेक्ट तुम लोग को पढ़ाते हैं बोलो तो? अकाउंटेंसी पढ़ा देते हैं, और क्या पढ़ाते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं। तो 5 साल, 7 साल, 10 हो गया, सपोज हम 5-10 साल से पढ़ा रहे हैं। अब मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे कॉमर्स पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है। हम बोले कॉमर्स पढ़ा पढ़ा के बोर हो गए, 10 साल से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम बोले अंजलि को, अंजलि एक काम करो ना, आप तो मेरे से पढ़े थे, आपको याद है क्या? अंजलि बोली कि हाँ सर, आपको भूल सकते हैं कि आप इतना अच्छा पढ़ाए थे। तो हम बोले हाँ अंजलि मेरे को पता है। तो अंजलि आप कॉमर्स पढ़ा दोगे क्या मेरे सेंटर में? तो अंजलि बोली कि सर ये पूछने का बात है क्या, हम पढ़ा देंगे। तो देखो मैंने अंजलि को कौन सा सब्जेक्ट दिया, सारा या खाली कॉमर्स? कॉमर्स Commerce. कॉमर्स। मैंने अपना कुछ पार्ट आउटसोर्स कर दिया, किसी और को दे दिया। हाँ किसी और मतलब अंजलि को दिया। अब अंजलि पे भरोसा करके मैं उसको कॉमर्स पढ़ाने दूंगा, तो अंजलि को बदले मेरे से क्या मिलेगा? कुछ पैसा, ठीक है। तो ये जो आउटसोर्सिंग करते हो ना, सबसे पहला बात 2 चीज, आप अपना
नॉन कोर एक्टिविटीज करते हो। कौन सा एक्टिविटी? नॉन कोर। नॉन कोर। अगर हम अकाउंट्स पढ़ाने अंजलि को दे दिए और सपोज अगर वो ठीक से नहीं पढ़ा पाई ना, स्टूडेंट्स मेरे हाथ से चले जाएंगे। चले जाएंगे। तो हम जो सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लेना कॉमर्स नहीं है, बिल्कुल है, वरना तू लोग पढ़ना छोड़ देगा, तो मान लेना कि कॉमर्स इंपॉर्टेंट नहीं है और हम अंजलि को दे भी दिए ना, तो भी अगर थोड़ा ऊंच नीच हुआ ना मैनेज हो जाएगा। लेकिन अकाउंट जैसा सब्जेक्ट हम उसको नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसका हैबिट छूट गया होगा 10 साल के बाद। समझा मेरा बात? तो इन केस ऑफ आउटसोर्सिंग आप अपने बिजनेस का कुछ एक्टिविटीज किसी और को दे देते हो। कौन सा एक्टिविटी? जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं है। वेरी गुड। इम्पोर्टेंट नहीं उनको है। बोलते हैं नॉन कोर एक्टिविटीज। कौन सा बोलते हैं? नॉन कोर एक्टिविटीज। नॉन और कोर बदले में एक्टिविटीज। आप उसको क्या देते हो? कुछ पैसा देते हो। समझ पैसा। में आया मेरा बात? अब एग्जाम्पल के तौर पे सुनना, हम क्या बोले, सपोज हम अंजलि को मंथ का, महीना का 10,000 रुपीज देते हैं। कितना? 10,000। अब हम अंजलि से जो काम करवा रहे हैं 10,000, उसमें तो हम फ्री हो गए ना उस टाइम पे, क्योंकि वो काम कौन कर दे रहा है? मेरा वो काम मेरा पढ़ाने का अंजलि कर दे रही है। तो उस 10,000 रुपया जो हम अंजलि को दे रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है ना, हम जो टाइम फ्री है उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा करें ताकि मेरे को ज्यादा पैसा मिले। और एक चीज बताओ तो मेरे को फिर कम से कम कितना रुपया मिल जाना चाहिए मेरे को खुद को अलग से उस टाइम पे जो हम करेंगे? फिर 10,000 से ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा तो मेरे को घाटा है। फिर तो हम ही कॉमर्स पढ़ा देंगे, अंजलि को क्यों देंगे? तो यानी आप वही एक्टिविटी देते हो किसी को जिसमें आपका फिनेंशियली फायदा है, और उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन कोर एक्टिविटी है। अगर 10,000 से ज्यादा मेरे को नहीं मिलेगा तब तो फिर मेरे को फायदा क्या होगा? है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? कनिष्क, मानसी, अंजलि, जयंत, प्राची, रवि, शुभम। यस सर। यस सर। ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब देखो, अब तुम लोग को जो पढ़ा है, तुम लोग को एग्जांपल दिमाग में रखना। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मतलब किसी और को दे देना। कौन सा एक्टिविटी? मोर इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट? लेस इम्पोर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब क्या बोले थे तुम लोग को? जो ज्यादा जरूरी नहीं है। नॉन कोर है ना, नॉन कोर Non-core. एक्टिविटीज टू एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी मेरे एग्जांपल में कौन था? मेरे एग्जांपल में एक्सटर्नल अंजलि। वेरी गुड, डेट आर हाईली स्पेशलाइज्ड। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, तुम जिससे काम करवाओगे उसको नॉलेज ही नहीं होगा तो उसको पढ़ाने दे दोगे? नहीं ना। नहीं। अगर अंजलि 11-12 में साइंस लेती तो हम अंजलि को पढ़ाने बोल देते कि अंजलि अकाउंट्स पढ़ाओ, तो नहीं ना। तो वो आप उन्हीं को ही दोगे जो बहुत स्पेशलाइज्ड है। ठीक है। उसके बाद इन आउटसोर्सिंग कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट आउट सर्टेन एक्टिविटीज टू अदर फर्म। किसी और को काम दे देते अदर फर्म्स को जो उस काम में स्पेशलाइज्ड है। जनरली नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज आर कॉन्ट्रैक्टेड आउट। आपको समझ में आया? कौन सा एक्टिविटी आप देते हो? नॉन एसेंशियल। और एक्टिविटीज में भी आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी। ऑब्वियस सा बात है, अपने घर वाले को थोड़ी दोगे काम, बिजनेस के अंदर से थोड़ी कराओगे, बाहर से ना कराओगे। तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी। तो एक चीज बताओ ना, अब आउटसोर्सिंग का अगर मैं एडवांटेज बोलूं तो सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? मैंने तो अपना नॉन कोर एक्टिविटी दिया ना, नॉन कोर एक्टिविटी। तो अब मेरा नॉन कोर एक्टिविटी अंजलि के पास है, तो मैं पूरा का पूरा किस पे फोकस कर पाऊंगा? अपना कोर एक्टिविटी पे, जो मेरा मेन है। हाँ। अब हम खाली टाइम अकाउंट्स बचेगा। अकाउंट्स अकाउंट पे फोकस करेंगे ना, कॉमर्स कौन संभाल लेगा? अंजलि। तो मेरा जो फोकस है वो किस पे आ गया? नॉन कोर पे ना कोर पे? मेरा खुद का फोकस कौन सा पे। एक्टिविटी पे आ गया? कोर ये पे। देखो, फोकसिंग ऑन अटेंशन ऑफ ऑन कोर एक्टिविटी, मेरा फायदा, मैं कोर पे फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सीलेंस मिल रहा है, मैं जिससे काम करा रहा हूँ वो भी पूरा एक्सीलेंट है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आर रिड्यूस्ड, हमारा डे टू डे का जो खर्चा है वो कम हो गया। ठीक है। उसके बाद हेल्प्स इन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, काम मिल रहा है लोगों को। एक चीज बताओ ना, जब हम अंजलि को काम नहीं दिए थे तो अंजलि महीने का कुछ कमा रही थी? नहीं ना। अब उसका अर्निंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देश में, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लोग पैसा कमा पा रहे हैं और ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, टाई अप हो जा रहा है, टाई अप हो जा रहा है। जैसे मैं अभी और जगह पे पढ़ा रहा हूँ तो टाई अप हो रहा है ना। सर हाँ बोलो। सर रिडक्शन इन कॉस्ट क्यों होगा सर? कैसे पैसा होगा? ज्यादा लगेगा ना उसको। नहीं, कम तो हो काम जाएगा। दे रहे उस तो पैसा 10,000 हम जो अंजलि को देंगे उस समय हम भी तो हम्म। कुछ करेंगे ना, तो मेरा फायदा अल्टीमेटली होगा कि नहीं होगा? वरना तो हम खुद ही पढ़ा देते ना। अल्टीमेटली तुम्हारा
कॉस्ट कम हो जाएगा ना कनिष्क, बेफालतू हम किसी और को 10,000 क्यों देंगे, बट हम इसलिए दे रहे ताकि मेरे को कुछ और काम करना है उस टाइम पे, ठीक है। और डिसएडवांटेज देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है सीक्रेट, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ब्रीच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल रहे हैं सुनना, हम यहाँ पे पढ़ाने का डिपार्टमेंट किसको दिए थे, अंजलि को। अगर अंजलि कल को किसी और को बोल दो तेरे को पता है मोहित भैया का इनकम 1.5 लाख रुपया है, ले उसको तो पता चल ही सकता है, वो तो सबसे, अगर हम किसी और को बोल दें अंजलि को पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा सीक्रेट टूटने का चांसेस है। उसके बाद स्वेट आउटसोर्सिंग। स्वेट आउटसोर्सिंग मतलब ना कभी कभी आउटसोर्सिंग करना बेकार भी हो सकता है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। स्वेट आउटसोर्सिंग मतलब हर बार फायदा नहीं देता है, नॉर्मली फायदा देता है, कभी कभी आउटसोर्सिंग के कारण लॉसेस हो जाता है, हो ही सकता है। और एथिकल कॉर्नर्स मतलब क्या हो गया, एथिकल मतलब इलीगल काम, हैकिंग वगैरह। तुम अगर अपना आईडी पासवर्ड दे दिया किसी को उसे काम कराने के लिए, तो उसका मिसयूज वो कर ही सकता है ना, तो ये सब सारा एथिकल कॉर्नर्स हो सकता है जो कि गलत है, ठीक है। समझा मेरा बात, क्लियर हो गया। तो ये आउटसोर्सिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, डन। डन। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सुनो मीटिंग